हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे हीट एक्सचेंजर। पार्ट 5 में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉलिंग फैक्टर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, फॉलिंग फैक्टर। तो फॉलिंग फैक्टर एक्चुअली फॉलिंग क्या है, सबसे पहले तो इसे समझते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है? जब भी अगर आप अपने हीट एक्सचेंजर को काफ़ी देर तक आप चला रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 मंथ तक आपने हीट एक्सचेंजर को चलाया, 2 मंथ तक चलाया, 1 साल तक चलाया, 2 साल तक चलाया, कुछ दिन बाद चलने के बाद फिर क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ उसके जो पाइप होते हैं हमारे हीट एक्सचेंजर के, उसकी पाइप में कुछ इम्प्योरिटीज़, कुछ डस्ट, ये सब वगैरह उसके अंदर जमने लगते हैं। डस्ट जम जाएगा। तो वहाँ हो सकता है कि बायोलॉजिकल टाइप का कुछ हो जाए, जैसे एल्गी एल्गी जम जाए या फिर फंगस लग जाए, उसके बीच में कोरोजिन हो जाए। ये सब जो फिनोमिना है, इस सब को हम लोग बोलते हैं फॉलिंग। ओके, नाउ थ्योरी लिखना आप लोग। After certain periods of operation of a heat exchanger, heat surface are often deposition of fluid impurities, dust formation and other reaction between fluid and the contact surface. Okay, now the deposition of fuel or scale on the surface offers an additional resistance to heat transfer. This phenomenon is called fouling. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पाइप है। अभी इसमें से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है या ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट इसका कितना है, आप नॉर्मली इसका इनर आउटर करके निकाल लिए। बट अगर आपने हीट एक्सचेंजर ये पाइप को बहुत दिन तक यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज़ आ गई, जैसे सरफेस में कोई हमारा फ्लूइड इंप्योरिटीज़ आ गया। फ्लूइड इंप्योरिटीज इट इज़ सॉल्ट का फॉर्मेशन, अगर हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हो तो कुछ हो गया, कोरोजन हो गया। तो इसके कारण जो हीट ट्रांसफर जो होगा वो चेंज हीट ट्रांसफर रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो सब दैट फिनोमिनन इज नोन एज फॉलिंग। कितने टाइप की फॉलिंग होते हैं? फॉलिंग बाय सॉलिड। फॉलिंग बाय सॉलिड मीन्स इट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द फ्लोइंग फ्लूइड। सॉलिड पार्टिकल्स, जैसे कि अगर आप आपके वाटर के अंदर जो फ्लूइड पास हो रहा है, उसमें से फ्लूइड के अंदर छोटे छोटे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स आ गए, दैट इज डस्ट आ गया आपका, या फिर छोटे छोटे कभी कभी मिट्टी आ जाते हैं, कभी कभी आपका पत्थर भी, छोटे छोटे पत्थर भी आ जाते हैं। ये सब हमारा है फॉलिंग बाय सॉलिड। स्केलिंग में क्या होता है? नाउ व्हेन वाटर यूज्ड इन हीट एक्सचेंजर इज हार्ड द स्केल आर फॉर्म। स्केलिंग क्या होता है? अगर आप जो वाटर यूज़ कर रहे हो हीट ट्रांसफ़र के लिए, अगर वो आपका हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर होने के कारण सॉल्ट की डिपोजिशन होने लगता है आपकी पाइप में। ये भी एक तरीके का फॉलिंग हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज यूज DH वाश और सॉफ्ट वाटर। आप सॉफ्ट वाटर यूज़ कीजिए, हार्ड वाटर से अच्छा आप सॉफ्ट वाटर यूज़ करें, आपका ये फॉलिंग होगा ही नहीं। उसके बाद है केमिकल फॉलिंग। Chemical falling is common in chemical industries. It can be eliminated by glass layer plastic pipe used at inner surface. Chemical falling में क्या होता है? आपका जो मेटल है जिसका आपने पाइप बनाया है, हो सकता है ऐसा कुछ हो कि आपका जो फ्लूइड पास हो रहा है उससे रिएक्ट करके कुछ यहाँ पे सरफेस में फॉलिंग बनाए। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो अगर बाहर से आपका सॉलिड है, मतलब आयरन है, तो उसके अंदर एक हम लोग ग्लास या फाइबर का एक कोटिंग कर देते हैं, एक पाइप यूज़ करते हैं। तो उसमें पाइप वाटर जो भी फ्लूइड लोगे वो आपके पाइप आयरन से रिएक्ट नहीं करेगा आपके पाइप मेटल पाइप से। ठीक है, तो ऐसे केमिकल फॉलिंग को रिमूव करते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला है बायोलॉजिकल फॉलिंग। इट इज़ ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड फंगी वाश विथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, अब आपका बायोलॉजिकल फॉलिंग क्या होता है? कभी कभी होता है कि आपका एल्गे या फिर फंगस जम गया आपके पाइप के अंदर, ये भी एक तरीके का बायोलॉजिकल फॉलिंग हम इसे कहते हैं। इसे रिमूव करने के लिए अपने पाइप को आप गर्म स्टीम से या फिर गर्म पानी या ठंडे पानी से आप उसे रेगुलरली वॉश करते रहें। ठीक है, तो ये फॉलिंग आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है फॉलिंग फैक्टर। ओके, अब मेन है हमारा फॉलिंग फैक्टर क्या होता है। नाउ द सरफेस डिपॉजिट्स इंक्रीज द थर्मल रेजिस्टेंस विथ अ करस्पॉन्डिंग ड्रॉप इन परफॉर्मेंस ऑफ द हीट एक्सचेंजर। क्या बोल रहा है? अगर फॉलिंग हो रहा है तो क्या करेगा, इन थर्मल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। ड्यू टू दिस द परफॉर्मेंस ऑफ हीट एक्सचेंज लोअर्स। ओके, सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ascertain the thickness and the thermal conductivity of the scale deposit, so the effect of scale on heat flow is considered by specifying an equivalent scale heat transfer
कोफिशिएंट। ठीक है, क्या होता है जो इसके ऊपर स्केलिंग हुआ है हार्ड वाटर का सॉल्ट के कारण, जो भी स्केलिंग हुआ है उसको मापना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने जो इससे पहले फॉर्मूला हमारा आया था क्या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए जो फॉर्मूला हमारा आया था, हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि उसमें अगर फॉलिंग हो रहा है तो फॉलिंग हो रहा है तो हम उसमें स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो वो फॉर्मूला भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर फॉलिंग होगा भी तो एग्जैक्ट डाटा हमें देगा, एग्जैक्ट हमारा हीट ट्रांसफर देगा। ओके, नाउ if HSI and HS naught denote the heat transfer coefficient for the scale for on inside and outside surface respectively. तो scale heat transfer coefficient for inner and outer HSI HSO हो गया। Therefore the relation between the thermal resistance to scale formation on the inside surface RSI and the outside surface R naught। देयरफॉर अब हम जो फॉर्मूला आपको दिखाने जा रहे हैं ये रिलेशन है थर्मल रेजिस्टेंस का विथ द आपका स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बीच में। देयरफॉर आर एस आई दैट इज थर्मल, कैपिटल आर एस आई थर्मल रेजिस्टेंस फॉर इनर सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, 1/AI HSI इनर सरफेस एरिया, और HSI क्या है, स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। सिमिलरली आउटर के लिए क्या हो जाएगा, आउटर के लिए हो जाएगा 1/A0 HS0। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फॉर इनर फॉर आउटर। अब क्या करना है आपको, अब आपके पास जो आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला था उसमें आपको क्या करना है, देखो 1/HI ये तो था, बस हमने प्लस कर दिया इसमें 1/HSI का, ये हमारा स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमने इसमें प्लस किया, प्लस RI/K ln R0/RI सेम था, प्लस RI/R0 के साथ यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया किसके, SO के साथ। यहाँ इनर था, यहाँ आउटर स्टार्ट हो रहा था, आउटर में भी करना एक पड़ेगा, आउटर में भी हम किया, प्लस RI/R0 इंटू 1/H सेम टू सेम। फॉर आउटर के लिए क्या हो जाएगा, 1/H0 प्लस 1/HS0, आउटर कंडीशन, आउटर में स्केलिंग जो हो रहा है उसके लिए हो गया, R0/K ln R0/RI प्लस R0/RI 1/HSI का मल्टीप्लाई किया, और इनर सरफेस के लिए आपका जो स्केल हो रहा है उसके कारण प्लस R0/RI इंटू 1/HI सेम। दिस टू इक्वेशन आर रिलेटेड विथ overall heat transfer coefficient when the scale heat transfer coefficient considered for inner and outer। okay, now ये तो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस आ गया था। therefore now the reciprocal of scale heat transfer coefficient, reciprocal of scale heat transfer coefficient is known as Fouling factor। अब ये हमारा हुआ फॉलिंग फैक्टर, मतलब जो आपका स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है हमारा फॉलिंग फैक्टर। देयरफॉर हम उसे RF से दिखाते हैं। तो फॉलिंग फैक्टर और आपका इसमें क्या रिलेशन आ गया, RF फॉर इंटरनल, फॉलिंग फैक्टर फॉर इंटरनल इज इक्वल टू 1/रेसिप्रोकल ऑफ स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर इनर। आउटर यूनिट इसका होता है मीटर स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो गया तो मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस वाट। ओके, नाउ अब ये आपका, अब फॉलिंग फैक्टर आपका आ गया। अब फॉलिंग फैक्टर को जब आपने मेन फार्मूला में डालोगे तो कैसे डालोगे, 1/HI के साथ हमने फॉलिंग फैक्टर ऐड कर दिया। फॉलिंग फैक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। जहाँ आपने हमने इससे पहले स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को ऐड किया था वहीं सेम जगह हम फॉलिंग फैक्टर ऐड करेंगे, प्लस RI/K ln R0/RI सेम जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर फॉर इनसाइड के लिए था। RI/R0 के साथ हमने एक फॉलिंग फैक्टर फॉर आउटर के लिए ऐड किया, एक इनर के लिए ऐड किया, एक आउटर के लिए ऐड किया, बाकी सेम फार्मूला। सेम कंडीशन इन आउटर सरफेस के लिए, जहाँ HI था वहाँ H0 हो गया, जहाँ FI था वहाँ F0 हो गया, RF0 हो गया, सेम प्रोसेस। तो UI और U0 के लिए ये दो फार्मूला, तो ये दो फार्मूला इन केस ऑफ फॉलिंग फैक्टर और इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर स्केल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट UI एंड यूनिट। तो फाइनली जो इक्वेशन है हमारा यही हुआ। अगर RF0 की जगह पे आप 1/HS0 रख दोगे तो हमारा सेम यही इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो मेन आपको ये दोनों इक्वेशन माइंड में रखना है, रिलेशन बिटवीन
ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट विथ फॉलिंग फैक्टर। क्लियर? ये दोनों इसी पे न्यूमेरिकल, जैसा इससे पहले ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल था, सेम क्वेश्चन रहेगा, सारी वैल्यूज दी होंगे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस वैल्यू पुट करो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपका आंसर आ गया। क्लियर? थैंक यू।